हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस पेपर 2021 का जो प्री में हुआ था उसका शिफ्ट बाय शिफ्ट सेशन लाते रहेंगे, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट का देखिएगा जो टेस्ट हुआ था 1 तारीख दूसरा महीना 2021 का आया था उसका देखिएगा। तो उसका हम एनालिसिस आज कराएंगे जिसमें इस सेशन में सिर्फ 40 क्वेश्चन जो पूछा गया है जीए और करंट मिला के उसका ही एनालिसिस हम देखेंगे। तो इसमें देखिएगा पहला शिफ्ट में था 1 तारीख को उस 2021 1 तारीख दूसरा महीना 2021 को। अगर इस शिफ्ट का बात करिएगा तो इस शिफ्ट था 3 PM से 4 साढ़े 4 PM का। इसी तरीक़ा से आगे भी हम शिफ्ट लाते रहेंगे और इसमें देखिए कि किस हिसाब से पिछले बार पीटी का पेपर हुआ था। तो हम चलते हैं सीधे प्रश्न पर। सीधे प्रश्न में देखिएगा, इसमें देखिएगा कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है तो माना जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। अगर वर्ष का छोटा दिन माना जाता है 22 दिसंबर को। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है कि भारत में निम्न में से किस स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का अगर जनक माना जाता है तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया था। क्या बोला है कि भारत सरकार के द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित कर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में सृजन किया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया था तो था इंदिरा आवास योजना को। फिर एक बार देखिएगा, इसमें बोला गया है कि भारत सरकार के द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के सृजन किया था तो था इंदिरा आवास योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी, उपाधि लौटा दी थी, नाइटहुड की उपाधि। तो नाइटहुड की उपाधि जो लुटाए थे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में लौटाए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और ये हुआ था अमृतसर में। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। और इसमें गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो दिया था आर डायर ने। किसने दिया था? तो गोली चलाने का आदेश कौन दे दिया था? तो आर डायर ने। कौन दिया था? तो आर डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। और यही घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। अगले प्रश्न देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन शहर शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था बम्बई से। कहाँ से शुरू हुआ था? तो बम्बई से हुआ था। हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 1942 में। कब हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और ये हुआ था कहाँ? तो बम्बई से हुआ था। अगर लाहौर का हम बात करते हैं तो लाहौर में 1929 में लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और इसी में मांग किए थे पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था और 1931 की अध्यक्षता जो किए थे वो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। लाहौर अधिवेशन 1929 में ही पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो वो बम्बई से हुआ था। और कब हुआ था? तो 1942 में। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले में बोला गया है कि कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। तो विष्णु शर्मा का अगर हम बात करते हैं तो विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखा गया था। पंचतंत्र किनको द्वारा लिखा गया था? तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। राजतरंगिनी का बात करिएगा तो राजतरंगिनी कलहन द्वारा दिया गया था। कलहन द्वारा लिखा गया था। कलहन द्वारा राजतरंगिनी हो गया। और इंडिका कौन लिखे थे? तो इंडिका लिखे थे मेगा अस्तनीज के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो इंडिका था मेगास्तनीज। और राजतरंगिनी कौन था? तो कलहन के द्वारा लिखा गया था। और विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र था। विष्णु शर्मा द्वारा कौन सा था? तो पंचतंत्र था। अगले प्रश्न देखिएगा,
लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में भी जाना जाता है? तो लाई डिटेक्टर उपकरण, लाई डिटेक्टर उपकरण का बात करिएगा तो पॉलीग्राफ के रूप में जानते हैं। पॉलीग्राफ को लाई डिटेक्टर उपकरण के रूप में भी जाना जाता है। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ को लाई डिटेक्टर के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 2020 के बात करिएगा तो अभी भी एज वही है, 18 वर्ष ही है। अभी भी वर्तमान में कितना वर्ष है? तो न्यूनतम एज है जो मतदान करने का वो कितना है? तो 18 वर्ष ही है। तो 18 वर्ष ही। अगर मुखिया बनना है या जिला परिषद बनना है तो ये सबका एज होता है 21 वर्ष। कितना होता है? मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए। लेकिन अगर लोकसभा का मेंबर बनना है, लोकसभा का, तो लोकसभा के बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? तो 30 साल होना चाहिए। वही अगर बात करते हैं कि राष्ट्रपति एक सेकंड, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल बनने के लिए एज होना चाहिए 35 ईयर। तो इसमें वोटिंग मतलब मतदान की बात किया है तो इसमें 18 वर्ष होना चाहिए। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें बोला गया है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति देखिएगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति का बात करिएगा तो यह है खाद्य और अनाज उत्पादन से। खाद्य और अनाज उत्पादन से क्या है? तो हरित क्रांति संबंधित है। अगर मछली उत्पादन का बात करिएगा तो नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति से कौन है? तो मछली उत्पादन। दूध उत्पादन हो गया श्वेत क्रांति। क्या है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति से संबंधित है कौन सा? तो दूध उत्पादन। अगर तेल और बीज का बात करिएगा तो इसी को हम बोलते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति से संबंधित है। पीली क्रांति से संबंधित है। तो पीली क्रांति से तेल और बीज हो गया। खाद्य और अनाज हो गया हरित क्रांति से। दूध का श्वेत क्रांति से। मछली उत्पादन हो गया तो नीली क्रांति से। फिर गोल क्रांति होता है, आलू होता है जो गोल क्रांति से होता है। उर्वरक होता है जो भूरी क्रांति से होता है। और हरित क्रांति का जनक अगर भारत में, तो हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो एम स्वामीनाथन को कहा जाता है। स्वामीनाथन को कहा जाता है। और वर्ल्ड में किसको? तो बोरलॉग को कहा जाता है। बोरलॉग को वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो अगर पूना समझौता का अगर बात करिएगा तो पूना समझौता हस्ताक्षरित जो हुआ था वो हुआ था 1932 में। कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। अगर 1932 का अगर हम बात करते हैं तो 1931 में जो हुआ था वो गोल मेज पहला चला था। गोल मेज सम्मेलन प्रथम है जो 1930 में और 1931 में गोल मेज सम्मेलन जो चला था वो द्वितीय चला था। और गोल मेज सम्मेलन 1932 में तृतीय चला था। ये चला था तृतीय। और तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग कौन लिए थे? तीनों में भाग लेने वाले थे B.R. अम्बेडकर तीनों में भाग लिए थे। B.R. अम्बेडकर जी तीनों में भाग लिए थे। अगर हम बात करते हैं कि गोल मेज सम्मेलन का, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और गांधी इरविन समझौता में 1931 में हुआ था जो द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी जाके भाग लिए थे। तो पूछेगा कि महात्मा गांधी सिर्फ कौन से गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे। लेकिन तीनों में कौन भाग लिए थे? तो B.R. अम्बेडकर जी भाग लिए थे। अगर हम बात करते हैं पूना समझौता हुआ था तो 1932 में हुआ था। और किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था B.R. अम्बेडकर प्लस महात्मा गांधी के साथ हुआ था। महात्मा गांधी जी के साथ हुआ था। कौन सा? पूना समझौता। अगर 1930 में याद करिए कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और यह स्टार्ट कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में देखिएगा कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब उस समय था सिराजुद्दौला। कौन थे? तो सिराजुद्दौला थे। अगर हम बात करते हैं कि बंगाल जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 में। और सिराजुद्दौला के हार हुआ था धोखाधड़ी में, क्योंकि मीर जाफ़र इसको धोखा दिया था। और सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का अगला जो नवाब बना था वो मीर जाफ़र बना था। और मीर जाफ़र के बाद कौन बना था? तो मीर कासिम बना था। और मीर कासिम के फिर बाद कौन बन गया? तो मीर जाफ़र ही बना। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। अगले प्रश्न देखिएगा,
ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का पूरा नाम, तो ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का अगर बात करिएगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक वर्कबुक का जो संग्रह होता है वो होता है वर्कशीट का। क्या होता है? तो वर्कशीट का एक संग्रह होता है किस पे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक क्या होता है? तो एक वर्कशीट का एक संग्रह होता है। वर्कशीट का एक संग्रह होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का अगर बात करिएगा कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो वे थे राकेश शर्मा। कौन थे? तो राकेश शर्मा। कब गए थे? तो 1984 में गए थे। 1984 में गए थे। कौन? तो राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न बोला गया है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का अगर बात करिएगा तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1784 में। 1784 में। और ये कौन किए थे? तो विलियम जोन्स ने किए थे। विलियम जोन्स ने किए थे। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो ये मूलभूत नागरिक सुविधाएं से संबंधित है। मूलभूत नागरिक सुविधाएं से संबंधित है। अमृत जिसको बोलते हैं क्या? तो अमृत। और इसी का फुल फॉर्म बनाया है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें से किससे संबंधित है? तो मूलभूत नागरिक से संबंधित है। मूलभूत नागरिक से संबंधित है। अगले प्रश्न देखिएगा। हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो हमारा सौर मंडल है जो आकाश गंगा का एक क्या है? तो हिस्सा है। तो पूछेगा कि हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो आकाश गंगा का एक हिस्सा है हमारा सौर मंडल। सौर मंडल जो है वो किसका हिस्सा है? तो आकाश गंगा का हिस्सा है। आकाश गंगा का हिस्सा है हमारा सौर मंडल। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? इसमें बताना है कि रायसीना हिल कहाँ स्थित है। तो रायसीना हिल्स के बारे में जानते होंगे कि यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। कौन सा? तो रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है रायसीना हिल्स। अगले प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था? बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न करेंट नहीं है, देखिए 2014 पेपर हुआ है 2021 में। तो भारत रत्न दिया गया था। तो भारत रत्न दिया गया था मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। और इसने BHU का भी स्थापना किए थे। तो मदन मोहन मालवीय को दिया गया था को क्या? तो भारत रत्न कब? 24 दिसंबर 2014 को। 24 दिसंबर 2014 को। अगले प्रश्न देखिएगा। इसमें है थाइरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? थाइरोक्सिन का अगर बात करिएगा तो थाइरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व होना चाहिए? तो आयोडीन होना चाहिए। थाइरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या होना चाहिए? तो आयोडीन होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं आयरन में, तो आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। किसमें? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा मतलब सक्रिय किससे हो जाता है? तो कोबाल्ट से, कार्बन मोनोऑक्साइड से हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से हो जाता है। तो थाइरोक्सिन का संश्लेषण कौन से तत्व है? तो आयोडीन है। थाइरोक्सिन के लिए आयोडीन है। पूछेगा हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है।
अगले प्रश्न में है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद है। हम बताते हैं कि प्रोटियम का बात करिए तो प्रोटियम जो है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अगर समस्थानिक का बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होते हैं प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। एक क्या होता है तो ट्राइटियम होता है, एक होता है ट्राइटियम। फिर देखिएगा एक होता है प्रोटियम को हम बोलते हैं H1। ये बताइए ये होता है H2 और ये होता है H3। तो ये बताइए प्रोटियम हुआ, ड्यूटेरियम हुआ, इसको हम P से डिनोट करते हैं तो प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया और ट्राइटियम हो गया। तो बोला प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। आपको पता है कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा देते हैं। अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना है तो परमाणु द्रव्यमान में से, तो ये बताइए परमाणु द्रव्यमान में से क्या करते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये बताइए कि परमाणु द्रव्यमान इसका 1 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 1 है, किसका, प्रोटियम का, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से हम समझाते हैं कि ये बताइए कि इसमें बात करते हैं कि प्रोटियम तो किसका समस्थानिक हो गया, तो हाइड्रोजन का हो गया। और पता है कि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम का अगर बात करिएगा तो प्रोटियम का होता है 1, ठीक है। और न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालना चाहते हैं तो न्यूट्रॉन निकलता है परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या से निकलता है। तो ये बताइए परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 1 है। और ये बताइए कि 1 में से फिर परमाणु संख्या कितना है, तो 1 है। तो 1 में से 1 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो कितना हो गया, 0 होता है। तो प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद है, तो इसमें 0 न्यूट्रॉन मौजूद है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है कि गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से कौन एक अच्छा वाणी वादक थे। बोला गया है कि गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से कौन एक अच्छा वाणी वादक भी था। तो वाणी वादक एक था गुप्त साम्राज्य में, कौन, तो समुद्रगुप्त थे। कौन थे, तो समुद्रगुप्त थे। कौन, तो समुद्रगुप्त। नेपोलियन इन्हीं को कहा जाता है, भारत का भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। तो गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से कौन एक अच्छा वाणी वादक थे, तो कौन थे, तो समुद्रगुप्त थे। कौन थे, तो समुद्रगुप्त थे। अगले प्रश्न में बोला गया है कि इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था। तो इकोलॉजी शब्द गढ़ा था अर्नेस्ट हेक्ले ने इकोलॉजी शब्द गढ़ा था। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था, तो अर्नेस्ट हेक्ले ने इकोलॉजिस्ट शब्द गढ़ा था। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला गया है इसमें कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे, जो अस्पताल से कचरा निकलता है, कि अस्पतालों से निकलने वाली जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा या सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। तो देखिए अस्पतालों से जो भी कचरा निकलता है तो उससे अच्छा सबसे अच्छा तरीका अगर मानिएगा तो उसको भस्मीकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो भस्मीकरण कर सकते हैं। तो भस्मीकरण एक बहुत अच्छा तरीका है। तो बोला है अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो भस्मीकरण। क्या है, तो भस्मीकरण है। अगले प्रश्न देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीव के लिए खतरा बनी है। 1 मिनट, इसे क्या बोला है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान वन्य जीव के लिए मुख्य रूप से खतरा बनी हुई है। मतलब कि कौन सा ऐसा राजमार्ग है जो उससे वन्य जीव को खतरा है, तो वो है NH37। कौन सा है, तो NH37 है जो काजीरंगा वन जीवों के लिए क्या है, तो खतरा बनी हुई है। तो NH37 काजीरंगा में पाया जाता है एक सींग वाले गैंडा पाया जाता है। कहाँ पड़ता है, तो एक सींग वाला गैंडा ये पड़ता है असम में। कहाँ है, तो असम में पड़ता है। तो एक सींग वाले गैंडा कहाँ, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है और क्या है, तो असम में है। और ये बताइए कि इसका खतरे बनी हुई है कौन सा राजमार्ग से, तो NH37 से बनी हुई है, NH37 से बनी हुई है। अगले प्रश्न देखिएगा,
सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो बनाया था बांग्लादेश के खिलाफ। किनके खिलाफ बनाया था? तो बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था 100वां शतक। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। अगले प्रश्न देखिएगा, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन की झोपड़ा निर्मित किया था? तो अगर 2.5 दिन की झोपड़ा निर्मित का बात करिएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश में पहला शासक जो था कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कुतुब मीनार का भी स्थापना किया था। कुतुब मीनार बनवाया था, लेकिन इसके समय पूर्ण रूप से नहीं बना था। इसके समय पूर्ण रूप से नहीं बना था। इसका पूर्ण रूप कुतुब मीनार को कौन करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश के ही पुत्री थी कौन? रजिया सुल्तान। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, वायु में मौजूद कौन सा तत्व है जो चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? तो पूछा है कि वायु में मौजूद कौन सा तत्व है जो चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? तो चांदी की वस्तुओं को जो काला करता है वो है गंधक। कौन है? तो गंधक है, जो चांदी की वस्तुओं को क्या कर देता है? तो काला कर देता है। जब वायु के संपर्क में आता है तो चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है। चांदी की वस्तुओं को काला कौन करता है? तो गंधक करता है। अगले प्रश्न देखिए, कार्बन के 3 अपरूप हैं। कार्बन का अगर बात करिएगा तो 3 अपरूप है। एक है ग्रेफाइट, दूसरा का बात करिएगा तो दूसरा है हीरा, और तीसरा की बात करिएगा तो तीसरा है फ्लोरीन। क्या है? तो फ्लोरीन। और ये फुटबॉल के समान आकार का होता है। पूछेगा कि फुटबॉल के आकार के समान किसका होता है? तो होता है फ्लोरीन की। फुटबॉल के आकार के समान होता है फ्लोरीन के। हीरा होता है जो कार्बन का ही अपरूप है और बहुत कठोर है। ये कहिएगा तो बहुत कठोर कौन सा है? तो हीरा। और ग्रेफाइट है जो कार्बन के ही एक अपरूप है, ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक, अधातु रहते हुए विद्युत का सुचालक है। विद्युत का क्या है? तो सुचालक है। विद्युत का सुचालक कौन है? तो ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो कार्बन का ही अपरूप है। अगले प्रश्न में है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो अगर हम यूनेस्को का मुख्यालय का बात करते हैं तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ? पेरिस। और पेरिस कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस में। पेरिस कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस में पड़ता है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग है जो वनाच्छादित है? किसके अनुसार? तो नासा के अनुसार। तो नासा के अनुसार है 30%। कितना परसेंट है? तो वनाच्छादित कितना परसेंट है? तो 30%। किनको अनुसार है? तो नासा के अनुसार है। नासा कहाँ की एजेंसी है? तो USA के एजेंसी है। कहाँ के? तो USA की एजेंसी है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किनको? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और अगर दादा भाई नौरोजी का अगर बात करिएगा तो 1986 में कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, जिनकी अध्यक्षता किए थे कोलकाता में। कहाँ? तो कोलकाता में किए थे 1986 में। अगले प्रश्न देखेगा, आगे प्रश्न जाने से पहले महात्मा गांधी के बारे में देखिएगा। तो महात्मा गांधी एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो किए थे बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। वही कब किए थे? तो 1924 में किए थे। अगर महात्मा गांधी का बात करते हैं तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869, और मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को हुआ था। बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये बोला था कौन? तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक। अगर हम बाल गंगाधर तिलक का बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक ने ही शुरू किए थे गणपति महोत्सव। कौन सा? तो गणपति महोत्सव शुरू किए थे। कहाँ से? तो महाराष्ट्र से। कहाँ से शुरू किए थे? तो महाराष्ट्र से शुरू किए थे। और यही शुरू किए थे शिवाजी महोत्सव शुरू किए थे कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। क्या बोले थे? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था? टेलीफोन का जो आविष्कार हुआ था वो 1876 में हुआ था। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? तो 1876 में हुआ था।
अगले प्रश्न में बोला गया है कि कंप्यूटर के एक मेनू में कंप्यूटर के एक मेनू में लिस्ट होती है। तो कंप्यूटर के एक मेनू में कमांड्स की लिस्ट होती है। कंप्यूटर के एक मेनू जो होता है, नीचे देखिएगा कि मेनू रहता है, उसमें किसका लिस्ट होता है, तो कमांड की लिस्ट होता है। कमांड की लिस्ट होता है कंप्यूटर के एक मेनू में। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में है कि सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कौन किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कब, तो 16 अगस्त 1946 को किया था। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किया था। और किया था कौन, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगले प्रश्न देखिएगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस ने लाया था हिंद सरकार कौन लाए थे, तो हिंद सरकार लाए थे सुभाष चंद्र बोस ने लाए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना कौन किए थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किए थे वो कौन किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही किए थे। सुभाष चंद्र बोस कब किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो ये किए थे 1939 में। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो होता है 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अक्षांश की 1 डिग्री, अक्षांश का अगर बात करिएगा तो अक्षांश के 1 डिग्री कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो होता है 111 किलोमीटर के बराबर होता है। 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न यहीं समाप्त होता है दोस्तों, 100 आ जाता है। इसमें हम 40 सवाल एनटीपीसी का जो प्रीवियस पेपर 2021 में पूछा गया था वो एनालिसिस करवाए हैं। अगर इस सेशन और आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में राय अपना व्यक्त करें। और इस सेशन को देखकर कैसा लगा कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।